सीरीज में हम जीएमपी के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन जीएमपी मींस जो मेंशन है शेड्यूल एम में एंड विच इज अ लीगल गाइडलाइन अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945। इसके बारे में बात करेंगे कि शेड्यूल एम एग्जैक्टली क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में शेड्यूल एम की क्या इंपॉर्टेंस है, शेड्यूल एम का हिस्ट्री क्या रहा है, कब कब रिविजन्स हुए हैं और रिसेंट जो रिवीजन हुआ है वो क्यों हुआ है और क्या क्या हुआ है उसमें। ठीक है, तो आपको अगर आप एक प्रोफेशनल है जो प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, क्यूए में काम कर रहे हैं, क्यूसी में काम कर रहे हैं या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए और आपको ये सीरीज को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आप बहुत ही वैल्यूएबल इनसाइट्स इनपुट्स आपको मिल पाएंगे रिलेटेड टू गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। और आगे की वीडियोस में हम जो बात करेंगे उसमें हम कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच को भी लेके साथ में चलेंगे कि जो गाइडलाइंस हैं और वो जो ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल में कैसे वो इम्प्लीमेंट होता है और किस तरह से क्या दिक्कतें आती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं शेड्यूल एम के बारे में। शेड्यूल एम, जैसा मैंने पहले कहा, इज अ लीगल गाइडलाइन अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945। इसमें मेंशन है कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चर करता है उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए, अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी को कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस करने के लिए किस तरह के रूल एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, वो एक तरह से फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए एक रूल बुक है जो बताती है कि आपको अपने प्रीमाइस को कैसे रखना चाहिए, आपको अपने इक्विपमेंट को कैसे रखना चाहिए, आपको अपने पर्सनल जो आपके भी एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनको आपको कैसे रखना चाहिए, आपको अपने प्रोसेस को कैसे रखना चाहिए, आपको अपने प्रोसीजर्स को कैसे रखना चाहिए। ये सारे के सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं अपने सारे पार्ट्स में। सबसे पहले 1988 में शेड्यूल एम को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, जिसमें बताया गया कि जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट वो यहाँ पर मेंशन किया गया। जबकि साथ में उस टाइम पे ग्लोबली फार्मा इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से इवॉल्व हो रहा था, बाकी जगह पे रूल रेगुलेशंस और तेज़ी से बढ़ रहे थे, बट हम इनिशियली वहाँ पर हमने इन चीज़ों को रखा। सेकेंड टाइम 2005 में शेड्यूल एम को रिवाइज किया गया और यहाँ पर चीज़ों को और क्लियर किया गया कि प्रोडक्शन में टेस्ट कंट्रोल्स कैसे किए जाएँ, क्लीननेस कैसे हो सकती है, हाइजीन्स कैसे हो सकते हैं, प्रीमाइसेस को लेके और चीज़ों के बारे में थोड़ा और क्लैरिटी ऐड किया गया। ठीक है, उसके बाद साथ साथ में ये हम देख रहे हैं क्योंकि इंडियन बहुत सारी कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही बाहर, और एक्सपोर्ट करने के लिए उन कंट्रीज़ के गाइडलाइंस को मैच करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी कंट्री में आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो फिर उस कंट्री के जो गाइडलाइंस हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे आप यूएस में कर रहे हैं तो यूएस एफडीए करना पड़ेगा, यूके में कर रहे हैं तो एमएचआरए को करना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका में कर रहे हैं तो एमसीसी को करना पड़ेगा, या फिर ग्लोबल डब्ल्यूएचओ हर जगह पर है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। बट इंडियन जो गाइडलाइंस थी वो उसको उतना फॉलो नहीं कर पा रही थी क्योंकि हमारे गाइडलाइंस में उतने सारी चीज़ें इंकॉर्पोरेट नहीं थी, हमें उन सारी चीज़ों को इंकॉर्पोरेट करना था। ठीक है, अब 2018 में एक ड्राफ्ट रिलीज किया गया, जिस ड्राफ्ट रिलीज करने में ये चीज़ों को ऐड किया गया कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा रिकॉर्डिंग हम रखें, अपने जो भी हमारे डाटा हैं उसको इलेक्ट्रॉनिकली उसको रिकॉर्ड करके रखें, कैसे हम अपने प्रोडक्ट में उनको वैलिडेट करके रखें, कैसे हम रिस्क बेस्ड थिंकिंग रखें, इन सारी चीज़ों को ड्राफ्ट में डाला गया। बट वो सारी चीज़ें फाइनलाइज होने में टाइम लगा एंड फाइनली इन 2023 28 ऑफ द दिसंबर एक बहुत मेजर रिवीजन किया गया जिसमें 5 न्यू कॉन्सेप्ट्स को ऐड किया गया। 5 न्यू कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से थे? फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू, इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन एंड कंप्यूटराइज डाटा रिकॉर्डिंग। ये सारे जो भी चीज़ें ऐड की गई वो एक तरह से ग्लोबल स्टैंडर्ड को मैच कर रहा है। अब पहले ये सारी चीज़ें यूएसएफडीए में, डब्ल्यूएचओ में, एमएचआरए में जो भी मेजर अच्छे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ थी उनके गाइडलाइंस में सारी चीज़ें मेंशन थी। बहुत सारे इंडियन कंपनी इनको फॉलो करती थी क्योंकि वहाँ पर इनको एक्सपोर्ट करना होता था। बट कहीं ना कहीं ये क्रिटिसिज्म होता था कि इंडियन फार्मास्यूटिकल का जो स्टैंडर्ड है मैन्युफैक्चरिंग का वो बहुत लो है, क्योंकि हमारी जो खुद की गाइडलाइंस है वो बहुत वीक थी और जो डोमेस्टिक लेवल पे जो रिक्वायरमेंट होती थी वो काफ़ी कम होती थी। और इन सारी चीज़ों को सही करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया। तो उन्होंने बोला कि जो भी एक मीडियम साइज जो भी छोटी कंपनीज है, 2 कैटेगरी उन्होंने बांटा। कैटेगरी उन्होंने इस हिसाब से किया कि जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर है वो बड़ी कंपनीज हैं, तो उनको किया कि अगले 6 मंथ में आपको इंप्लीमेंट करना है। एंड जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से नीचे है, जिनको छोटी कंपनी माना गया, उनके हिसाब से उसको मौका दिया गया कि आप दिसंबर के 2025 मतलब इस साल के दिसंबर में तक आपको ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं अपने हमारे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसका स्टैंडर्ड अच्छा होगा, उन्हें अच्छे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होगी, वो अच्छे कल्चर अडॉप्ट करेंगे और हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और जो मार्केट में प्रोडक्ट आएगा वो दोनों चीज़ों में हमको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आप अगर जीएमपी के बारे में जितना अच्छा आपको नॉलेज होगा, जितने आप टेक्निकली साउंड करेंगे, उतना आपका वैल्यू बढ़ता है।
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस सीरीज़ को पूरी तरह से फॉलो करिए और एक एक वीडियो को डिटेल्ड में समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम शेड्यूल एम के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, एक एक पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली जीएमपी का इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।